क्या डिफरेंस है? एक रिसर्च पेपर इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल रिसर्च, जो आप रिसर्च करते हो जो है, जिसमें आपका जो है साइंटिफिक डाटा होता है, जिसमें आप रिसर्च करते हो जो है, इन द रिसर्च पेपर ऑथर्स नीड टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा। जैसे आप जो है, जैसे आप मान लीजिए मेडिसिनल प्लांट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट में काम कर रहे हैं, एक प्लांट का आपने जो है एप्लाइड लिया, किसी ने टर्पनाइड आइसोलेट किया जो है, किसी ने पेनाइड आइसोलेट किया जो है, तो दैट इज द ओरिजिनल रिसर्च। और रिव्यू पेपर क्या है? रिव्यू पेपर इज आर्टिकल इज बेस्ड ऑन द अदर पब्लिश पेपर, ठीक है। जो अदर पेपर है जो है, उनको आप जो समराइज करते हो, समराइज करने के बाद उनके जो दूसरे लोगों के पेपर है, उनके आधार पे आप जो है उसको आप उनको जो है एक तरह से सर्वे करते हैं, उसको समराइज करते हैं और उनके आधार पे अपना व्यू देते हैं, उसको कहते हैं रिव्यू पेपर। ओरिजिनल पेपर जो है, जो रिसर्च पेपर है, जो आपके अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे होता है। जैसे एक रिसर्च पेपर है, ये ओरिजिनल रिसर्च पेपर है जो है, वाव हम साल्ट टॉलरेंट पे काम किया था जो है, उसको पब्लिश किया था आपका फिजियोलॉजी कंट्री में से, बहुत सारे जर्नल में आपको दिखाऊंगा जो है। इसमें क्या किया है हमने जो है कि जो प्लांट है जो है, उसमें सोमैटिक एम्ब्रियो बनाया, जो सोमैटिक एम्ब्रियोसिस से जो है उसको जो हमने जो है उसमें सॉल्ट टॉलरेंट डेवलप किया जो, तो उसमें हमने उसकी पूरी एनालिसिस की जो है, उसके आधार पर डाटा बनाया जो है, डाटा के बाद जो है उसका जो है कंप्लीटली जो है जब प्लांट बने जो है, तो वो उसके आधार पे जो डाटा मिला उसके आधार पे, तो ये ओरिजिनल रिसर्च है। और जो है एक थीम बेस्ड भी होता है, थीम बेस्ड, कुछ जर्नल थीम बेस्ड पेपर भी पब्लिश करते हैं जो है, जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे होता है, ठीक है, वो इनवाइट भी करते हैं जो है। तो ये थीम बेस्ड एक पेपर है जो है, इसका भी एग्जांपल, ये भी एक ओरिजिनल रिसर्च पेपर होता है, ठीक है। दूसरा है रिव्यू पेपर। रिव्यू पेपर में के बारे में मैंने आपको बताया है, रिव्यू पेपर भी जो है के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको बहुत ध्यान देनी चाहिए जो है। रिव्यू पेपर जनरली जो है दो तरह के होते हैं, कुछ जो होते हैं रिव्यू जो है जो इनवाइटेड होते हैं जो है, जिसमें कि जो जर्नल होते हैं जो वो इनवाइट करते हैं आपको जो है, और कब इनवाइट करते हैं? जब आप उस फील्ड में एक्सपर्टाइज होंगे, अदरवाइज सबको नहीं इनवाइट करते हैं। और कुछ होते हैं जो है जो कि आप जो है खुद सबमिट करते हैं जो है, तो जब सबमिट करेंगे जो है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप किस जर्नल में पब्लिश कर रहे हैं। अच्छे जर्नल में पब्लिश करने के लिए पहले आप उस फील्ड में अपनी एक्सपर्टाइज दिखानी पड़ेगी जो है, मतलब ये है जो है कि आप कि उसमें एक्सपर्टाइज होगी तभी वो पब्लिश करेंगे जो है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है जो है, दो तरह का है जो है, अगर आपने जो है इनवाइट किया हुआ है तो अगर इनवाइट कब करेंगे? जब आपको एडिटर इनवाइट करेगा, वो तो अलग केस है जो है। लेकिन जब आपको सबमिट करना है जो है, तो आपको फील्ड में काफी जो नॉलेज होना चाहिए जो है, उस पर अच्छी सर्वे करनी पड़ेंगी आपको जो है। और कई बार ऐसा भी होता है जो है कि आपको जो एडिटर होते हैं जो है, उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। मेरे पास समझ में आ रहा है जो है, आपने अगर एक अच्छी थीम पे जो है आपने कोई ऐसा टॉपिक लिया जो है जिसपे कि पहले कोई पब्लिश नहीं हुआ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे जो है, आप उस पर अच्छे से बनाएंगे मैन्युस्क्रिप्ट, कैसे बनाएंगे वो सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी आपको जो है। तो आप क्या करेंगे जो है, उस एडिटर, जो रिव्यू एडिटर होते हैं जो जर्नल के जो है, उनको कांटेक्ट करेंगे, उनको अपनी थीम बताएंगे कि हम इस एरिया में जो है हमने लिखा है और इसका क्या आउटपुट है जो है, क्यों पब्लिश होना चाहिए, वो सारी चीजें कवर लेटर आप बनाएंगे। और उस कवर लेटर में क्या लिखेंगे, सारी चीजें जो है कि ये क्यों पब्लिश होना चाहिए और क्या उसका बेनिफिट है, हमने क्या क्या किया है, सारी चीजें उसके 1-2 पेज का आप अच्छे से लेटर बनाएंगे। और उनको अगर उनको थीम पसंद आती है जो है, तो फिर वो क्या करते हैं जो है, पब्लिश करने के लिए फिर आपको जो है एग्री करते हैं कि आप सबमिट करिए, हम उसका फिर रिव्यू कराएंगे जो है, अदरवाइज वैसे पब्लिश नहीं होता है। तो ये दो तरह के रिव्यू पब्लिश करने के दो तरीके हैं जो है, या तो आप जो है अपनी उस फील्ड में एक्सपर्टाइज बनाइए अपने 5-10 साल के करियर के बाद, और वो जो एडिटर है आपको इनवाइट करें, या तो फिर आप बनाइए। ये जैसे दो रिव्यू पेपर है, एक अब रिव्यू पेपर में भी दो तरह के हैं। एक होता है जो है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी, जिसे इसमें दो आपको दिख रहे होंगे जो है, एक माइक्रोसैटेलाइट मार्कर है जो है, तो ये क्या एक टेक्निक है, एक मल्टीपल मार्कर की टेक्निक है जो है। अगर कोई प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पे काम किया हो, पढ़ा होगा, जानता होगा जो है। तो इसमें क्या है जो है कि बेसिकली जो है उस पे जो पूरी जो टेक्निक है उसके बारे में रिव्यू किया गया है। और दूसरा है जो सर्वे बेस्ड है, जिसमें एक पर्टिकुलर फूड क्रॉप पे सर्वे किया हुआ है,
ठीक है। जैसे इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी इन फ्रूट प्लांट एक टॉपिक है जो है, इसमें क्या किया जो है कि जैसे इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया जो है कि बहुत सारे प्लांट्स ऑलरेडी पब्लिश हुए थे जो है, तो हमने क्या किया जो देखा कि फ्रूट प्लांट पे चूंकि मेरी एक्सपर्टाइज थी, मैंने बहुत रिसर्च की थी जो है, तो इस वजह से जो है मैंने इसमें इनको इनके जो एडिटर है उस समय इसका फैक्टर 6 होता था जो है, आज इसका 16 फैक्टर है। तो इसमें हमने उनको किया जो है कांटेक्ट किया जो है कि हम इस पे लिखना चाह रहे हैं जो है, और ये इस पे कोई रिव्यू पेपर नहीं है जो है, तो हमने इसका बनाया जो है, तो फिर इसके बाद जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया जो है। तो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो है, मैंने लिखा था जो है इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी, और उस समय वो टर्म यूज होता था सिंथेटिक सीड टेक्नोलॉजी, एक आर्टिफिशियल हम लोग क्या करते हैं जो है, जो प्लांट मटेरियल होता है जो ना, प्लांट मटेरियल के जो सूट टिप है जो है या सोमेटिक एम्ब्रियो है, उसको इनकैप्सुलेट करके आर्टिफिशियल सीड बनाते हैं, जो थोड़ा बहुत गार्डनरी पढ़ते हैं वो जानते होंगे जो है। तो उस समय टर्म यूज करते थे लोग सिंथेटिक सीड टेक्नोलॉजी, तो मैंने उनको लिख के भेजा इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने टाइटल ही गड़बड़ कर रखा है, सिंथेटिक सीड टेक्नोलॉजी होता है। मैंने कहा सर सिंथेटिक सीड टेक्नोलॉजी नहीं है, सिंथेटिक सीड बनाना एक प्रोसेस है, यूजुअली जो टेक्नोलॉजी है वो इनकैप्सुलेशन है, इसलिए मैंने इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी यूज किया है। फिर उसके बाद मैंने उसको रिव्यू के लिए भेजा और एक्सेप्ट भी हो गया। तो इस तरह से आप जो है आप अपनी जब भी कोई रिव्यू पेपर बनाइए, चाहे जो भी चीज करिए जो है, उस पर अपनी मेहनत करिए जो है, और देखिए जो है कि जो है क्या नया है। जब तक नोवेल्टी नहीं होगी तब तक नहीं पब्लिश होगा, ठीक है। इसके अलावा एक शार्ट नोट होता है, शार्ट कम्युनिकेशन कहते हैं, ये तीसरे तरह की कैटेगरी है जो है शार्ट नोट। इसमें क्या होता है, ये कैसे डिफरेंट है दोनों से जो है, इसमें क्या होता है जो है कि जो भी आप रिसर्च करते हो जो है, कई बार होता है कि आपको एक्सीडेंटली कुछ नई चीज मिल जाती है, आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो जो है, और आपके पास कंप्लीट डाटा नहीं होता, उसमें फ्यूचर स्कोप भी होता है, तो आप क्या करते हो कि एक या दो टेबल में और कम लिमिटेड डाटा में और लिमिटेड फिगर में ही आप उसको सबमिट कर सकते हो, और उसमें अपना फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट डाल के कि आप इसको आगे और पब्लिश करोगे, ये हमें कुछ यूनिक या चीजें मिली हैं जो है, हम इसको पब्लिश करना चाहते हैं। तो वो कुछ जर्नल जो ऑफर करते हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कुछ पर्टिकुलर जर्नल, ये सारे जर्नल नहीं पब्लिश करते हैं, तो आपके एरिया के कुछ जर्नल भी होते हैं जो शार्ट नोट को प्रेफर करते हैं, और कुछ ऐसे जर्नल है जो शार्ट नोट को ही प्रेफर करते हैं, ऐसा भी होता है। तो आप जो क्या करेंगे इसमें जो है कि आप जो भी अपना रिसर्च है जो है, अगर आपको कुछ यूनिक मिला जो है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिला जो है, रिजल्ट मिला जो है, तो आप उसको जो है शार्ट नोट में पब्लिश कर सकते हैं। उसमें जनरली कहते हैं ज्यादा डाटा नहीं चाहिए, उसमें एक या दो टेबल चाहिए या एक आध फिगर चाहिए। तो ये शार्ट नोट है। कम से कम कितने पेज का होना चाहिए? ये 3 से 4 पेज पब्लिश में होता है, और बाकी जो आप उसमें वर्ड फाइल में बनाएंगे तो 8-10 पेज का। नॉर्मली जो ओरिजिनल पेपर होते हैं वो 25-30 पेज का होता है, डबल लाइन में जो है। कुछ चीजें बताऊंगा मैं आपको। और किसी ने कुछ पूछा क्या? किसका? नहीं देखिए, फॉर्मेट होता है ना, उसका लिमिट होती है, वर्ड लिमिट होती है कि इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा आपका जो है मटेरियल मेथड वगैरह सब भी छोटा होता है, और जो है बहुत ज्यादा उसमें डिस्कशन वगैरह बहुत ज्यादा नहीं अलाउ करते। वो बस अलाउ करते हैं कि जो आपका जो रिजल्ट आया है जो है वो उसको आप कैसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसमें डिस्कशन बहुत जैसे बहुत होता है ना कि आप लंबा चौड़ा लिखते हैं 2-3 पेज का डिस्कशन, वो चीजें नहीं होती। जो क्यों आया क्या आया जो बस उस पर फोकस करना होता है, लिमिटेड डाटा में करना होता है, 1 या 2 टेबल में करना होता है, ठीक है। 1 टेबल 2 टेबल इससे ज्यादा नहीं, और या एक आध फिगर। जैसे कि पायलट स्टडी वगैरह करते हैं वो शॉर्ट नोट में डाल सकते हैं। हाँ पायलट कर सकते हैं, जैसे जिसमें क्या है ना, लेकिन इसमें एक चीज इसकी कंडीशनल है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप रिजल्ट आया हो थोड़ा यूनिक आया हो, वो जो पहले कभी नहीं आया हो, और आपको उसमें फ्यूचर एस्पेक्ट्स होना चाहिए, मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि इसके आगे भी आप इसमें और करो। ग्रंथ में हमको कुछ मिल जाता है, हाँ। और वो व्याधि के ऊपर वो उसका उपयोग परिणाम पता चलता है। देखिए जनरली ये रिसर्च जो आप कह रहे हैं जो आपका सोशल साइंस से रिलेटेड है, तो वो मुझे लगता है उसमें ये ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल स्टडी में होगा जो है ना। उसमें तो आपके पास मतलब आप तो उसमें और चीजें लिख सकते हो जो है, जैसे एक्सपेरिमेंटल वगैरह केस में ये होगा, जैसे आप मान लीजिए आप कोई प्लांट पे ही काम कर रहे हैं या मेडिसिनल प्लांट पे काम कर रहे हैं, कुछ आपको पहली बार किसी प्लांट पे मान लीजिए फ्लोराइड मिला, जिसमें एग्जांपल बता रहा हूँ,
या कोई टेक्नाइड मिला या कुछ चीज मिली, उसके पहले कभी नहीं रिपोर्ट हुई थी जो है। तो आप बस उसको कर सकते हो जो कि जो है, लेकिन अब उसको कितना क्वांटिटी हुई क्या हुई वो नेक्स्ट पेपर में करोगे। मतलब पहली बार आपको जैसे कोई रिपोर्ट मान लीजिए मिला जो है, वो आप शॉर्ट नोट में कर सकते हो कि हाँ हमें बस मिला, प्लस माइनस करके चाहे जो भी है जो है। लेकिन अभी आप उसमें बताओगे कि इसकी क्वांटिफिकेशन, उसका जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीजें जो हम और जब उसको लोगों के जो ट्रायल वगैरह करके तब बताएंगे, तब आप उसको कंप्लीट करेंगे जो है। लेकिन इसमें क्या करेंगे आप जो है, केवल आपने बस रिपोर्ट किया कि हाँ इसमें मिला पहली बार, वो शॉर्ट नोट में आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कंप्लीट स्टडी करने के बाद फुल में भेजते हैं जो है। लेकिन अगर आपके पास ये है कि भाई आपको कैसे पता लग गया कि भाई इस प्लान पे या इस चीज पे जो और भी कहीं काम हो रहा है, तो आपको भी तो होता है ना कि भाई अगर उन्होंने कहीं पहले पर पब्लिश न कर लिया हो, तो वो क्रेडिट लेने के लिए शॉर्ट नोट का ऑप्शन होता है जो है। मेरी बात समझ रहे हैं कि भाई कहीं और कोई करके जो है उसको क्रेडिट न ले, इसलिए हमने इस पे काम किया, हमारी फर्स्ट रिपोर्ट होगी जो है। तो फर्स्ट रिपोर्ट के लिए शॉर्ट नोट का ऑप्शन होता है। एक अलग कैटेगरी है जो है केस स्टडी। ये पर्टिकुलर जो है किसी स्पेसिफिक केस स्टडी, जनरली जो है ये जो एनिमल बेस्ड या जो है ड्रग वगैरह से रिलेटेड होता है जो उस पे ये केस स्टडी भी एक पेपर है जो है। ये भी कुछ स्पेसिफिक जर्नल ही पब्लिश करते हैं, सारे नहीं करते जो है। जैसे अब आपका जो एरिया है उसके हिसाब से जो ह्यूमन ट्रायल वगैरह की स्टडी होती है जो है, कोई डिजीज बेस्ड होते हैं जो, तो वो उस पे केस स्टडी करते हैं जो। इसके अलावा बुक रिव्यू है। बुक रिव्यू सोशल साइंस में बहुत चलता है जो, मुझे लगता है जो बहुत सारे बुक्स की रिव्यू लोग करते हैं जो है कि क्या उसके आलोचना और क्या क्या बोलते हैं, उसका मुझे बहुत आइडिया नहीं है जो है। लेकिन बुक रिव्यू भी एक टॉपिक है जो है, जिसपे आप देख सकते हैं जो है। और नेक्स्ट है बुक एंड बुक चैप्टर। बुक के लिए क्या करना पड़ता है जो, बुक के लिए भी वही ऑप्शन है जो है कि आप दो तरह की होती है, एक तो टेक्स्ट बुक होती है और दूसरा तो एडिटेड बुक होती है जो। एडिटेड बुक में क्या होता है जो है कि आप कुछ ऑथर्स को इनवाइट करते हैं जो है और उनको कंपाइल करके जो है फिर एक बुक बनाते हैं जो। उसके लिए आपको जो भी पब्लिशर से उससे कांटेक्ट करना पड़ता है, वो पब्लिशर एग्री करता है, उसके बाद आप जो है पब्लिश करते हैं। ये सारी चीजें बुक वाला को मुझे लगता है सबको पता होगी जो है। नहीं, बुक में जैसे आपको जैसे मान लीजिए कोई इंटरनेशनल पब्लिशर है, जो चीजें मैंने रिव्यू के लिए बताया जो है वही सेम थिंग इसमें भी होती है जो है। उसके लिए क्या करना पड़ता है जो है, आपको जो है जैसे स्प्रिंगर है, इलिवियर नाम सुना होगा आपने, जो पब्लिशर है जो है, तो उनके जो वो कई बार वो भी या तो इनवाइट करते हैं या तो फिर आप अपना प्रपोजल भेजते हैं। तो उसमें क्या करेंगे आप जो है, आपके पास कोई यूनिक टॉपिक है आपके पास जो है, जिसपे कोई आपके पास ऐसा प्रपोजल है जिसमें आप पब्लिश करना चाह रहे हैं जो है, तो आप वो उनको भेजेंगे। उसी तरह से लेटर बनाएंगे जो है कि क्यों पब्लिश करना चाहिए, इस टॉपिक पे कोई बुक नहीं है जो है, हमारे पास इतने जो ऑथर्स हैं। आजकल एक और चीज हो गई जो है कि जो इंटरनेशनल जो पब्लिशर्स हैं जो है, वो 40% जो है बाहर के लोगों को रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है अपने 10 मित्रों को इनवाइट कर लिया और बना लिया, एक बुक कर लिया। अब वो कह रहे नहीं, अगर आपका है, क्योंकि इंटरनेशनल रिपोर्ट अगर है उस पब्लिशर का जो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा जो है कि बाहर के ऑथर्स भी उसमें कंट्रीब्यूटेड होने चाहिए, उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा तब वो अलाउ करते हैं। अदरवाइज आप जो है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, अगर आपके पास कोई अच्छा प्रपोजल है और बाहर के लोग नहीं आपसे साथ जुड़ पा रहे हैं जो है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कोई इंडियन पब्लिशर को भी आप जो है इनवाइट करके जो है उससे पब्लिश कर सकते हैं। जैसे ये बुक है बैटरनाजी, अब इसमें क्या है, ये बाहर के जो है उन्होंने ये रिचर्ड ई लीड्स, ये यूएस के हैं, इन्होंने ही इनवाइट किया था मुझे जो एक्चुअली बुक पे लिख रहे थे जो बुक जो है, ये करीब 80 साल की है जो है। तो उन्होंने एक बड़ा इमोशनल लेटर मुझे लिखा जो है कि मैं अपनी लाइफ का लास्ट बुक लिखना चाह रहा हूँ। और जो है, और चूंकि आपको बैटरनाजी में स्पेसिफिक, जैसे मैं दिखाऊंगा आपको जो, तो जितने भी ट्रॉपिकल फ्रूट के जो प्लांट थे उस पे जो उन्होंने एक चैप्टर लिखा है, जैसे मैंगो पे, गुआवा पे, ऐसे जो है। तो गुआवा पे मेरी रिसर्च थी जो है, उन्होंने सर्च किया हुआ है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया जो है कि आप जो है इस पे एक चैप्टर लिखिए जो। तो उस पे मैंने लिखा था जो जैसे ये, तो उन्होंने ये जो सारा जो उसका कंटेंट है उन्होंने बना दिया था
कि आप इसी इसी चीज पे लिखेंगे। तो एक तरफ ये है, और एक दूसरा है जैसे आप रिव्यू पेपर लिखते हैं जो है, तो आजकल ये भी चलता है जो है कि जैसे आपने रिव्यू पेपर है जो है, बहुत सारे रिव्यू पेपर का कंपाइल करके एक बुक बना देते हैं, एडिटेड बुक जो है। तो जैसे मान लीजिए ये अनिरुद्ध सर का बुक है, तो उन्होंने एक बुक लिखी जो है, तो उसमें उन्होंने कहा एक चैप्टर लिखे, तो उन्होंने लिख दिया, क्योंकि ये एरिया था जो है फील्ड का था, तो इसलिए लिखा जो है। तो देखिए दोनों फ्रूट क्रॉप पे ये है, ये ट्रांसक्रिप्टोम में ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस पे, ये पर्टिकुलर गुआवा पे है। अब आते हैं जो है, ये हो गई टाइप्स ऑफ पेपर्स की। अब आते हैं जो है प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन इन जर्नल, कि एक जर्नल में कैसे पब्लिश करें, है ना। तो पहला है जो है, इसमें कई स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाइंग ए टारगेट जर्नल, फिर है फॉलोइंग द जर्नल ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहले आपको जो है सिलेक्ट करना है सुटेबल जर्नल, कि किस जर्नल में हमें पब्लिश करना है, कौन से जर्नल सिलेक्ट करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, हम कैसे एक सुटेबल जर्नल सिलेक्ट करें अपने फील्ड का, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा जो है। इसके बाद ये बहुत सारे प्रोसेस है कि फिर उसके बाद उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे जो है, फिर इसके बाद सबमिट करेंगे पेपर, फिर इसके बाद जो उनका डिसीजन आएगा जो है, सारी चीजें जो है। एंड फिर अगर वो आपका पेपर एक्सेप्ट होने की कंडीशन में है तो एक बार रिवाइज कराते हैं जो है, बहुत सारे कमेंट्स देते हैं जो है, फिर इसके बाद जो है उसकी क्वेरी आप देते हैं जो है, उसके बाद फाइनली जो है पब्लिश होता है। तो ये सारे स्टेप मैं इंडिविजुअली एक एक करके बताऊंगा आपको जो है। पहला है आइडेंटिफाइंग एक टारगेट जर्नल, ठीक है, कि कौन से जर्नल को, तो अब आपको देखना है कि आपके फील्ड में कौन कौन रिनाउंड जर्नल है ना। तो लेकिन एक चीज और है कि जर्नल में पब्लिश करने से पहले आपको अपनी रिसर्च पे भी देखना पड़ेगा कि आपकी रिसर्च कैसी है, तभी आप उस जर्नल में जो है पब्लिश कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपकी क्वालिटी नहीं होगी जो है, तब तक आप जो है, अब जैसी क्वालिटी होगी उसी तरह के जर्नल आप टारगेट करेंगे। तो इसीलिए मेरा एक सजेशन है आप सभी लोग को जो है, कि अपने फील्ड की जो सबसे बेस्ट अच्छे जर्नल हो, किसी भी फील्ड में हो, उनको आप पढ़ा करें, जरूर पढ़ें जो है। जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे जो है, आपको आइडियाज नहीं आएंगे, तो आप अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं जो है। मेरी बात समझ रहे जो है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं जो है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप पेपर नहीं पढ़ते कि क्या चल रहा है, आप जो 20 साल पुराना रिसर्च करते हैं जो, और आप चाहते हैं कि आज की जो जर्नल है, जो अच्छे जर्नल उन्हें पब्लिश कर लें, तो नहीं पब्लिश हो सकता है। आपको जो समय के साथ चलना पड़ेगा जो, आपको रिसोर्स का रोना नहीं चाहिए जो। जब तक आप अगर ये कहेंगे अरे हमारे पास ये रिसोर्स नहीं है, तो फिर नहीं होगा जो, आपको कहीं कहीं से करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कोलैबोरेशन में करिए जो है, कहीं से करिए जो है। कोई आपने कोई पेपर पढ़ा जो है, आपको लग रहा है कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं जो, तो आप उसको करने की कोशिश करिए जो। सोशल साइंस में दोस्त है, हमारे साइंस में भी है जो है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको जो है, कि हमेशा आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे जर्नल को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे जो है, आप जो है नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि आपको मान लीजिए आपके गाइड ने बता दिया कि ये कर लो, ठीक है, आप ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से करके बताया होगा, लेकिन आप भी पढ़ते रहिए, आप भी देखिए जो कि आप क्या कर सकते हैं, जो उसमें कुछ नया कर सकते हैं क्या। आप उनको भी बताएं कि सर हमने ये नया पेपर पढ़ा, जो हम लोग तो ऐसे ही करते थे सर, जानते हैं बीएचयू में बनारस में जो है, हमारे गाइड एक बार बस टॉपिक बता देते थे और उसके बाद कहते थे कि अपने से देखो जो क्या क्या कर सकते हो जो। क्योंकि जब तक तुम नहीं पढ़ोगे जो है, तुम अच्छा नहीं कर सकते। हम तुम्हें जो रिसोर्सेज दे सकते हैं, लैब दे सकते हैं जो है, लेकिन जो है हाँ, तुम अपना आइडिया लेके आओ, तब हम बताएंगे इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब टोटली डिपेंडेंट अगर आप सुपरवाइजर पे रहेंगे तो जो अच्छा काम नहीं कर सकते जो। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो तो बता देगा जो आपको, एक आध चीज बता देगा ये हो सकता है, कर लो, करना आप ही को। और उसके बाद होता क्या है, बता देते हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं कि सर ये नहीं हो पाया, तो मत करो जो, तो फिर उसके बाद झेलेगा कौन है। तो ये चीजें जो है आपको जो है देखनी पड़ेगी, आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा, पेपर पढ़िए, आइडिया बनाइए, और तब उसके हिसाब से ही आप जो है, जब आपका काम ठीक होगा तभी आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो पहला चीज हो गई जो है कि आप जब आपके अगर मान लीजिए आप एक अच्छी क्वालिटी का रिसर्च आपने कर लिया, आपको लग रहा है कि यार ये पब्लिश हो सकता है क्या, किस जर्नल में पब्लिश हो सकता है, तो ऐसा भी ना करिए जो कि यार जल्दी से मुझे 2 महीने में पब्लिश करना है, जो किसी ऐसे जर्नल में भेज दिया, जो है पब्लिश कर लिया, कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्वांटिटी की कोई मतलब नहीं है, क्वालिटी रिसर्च होगी तो
आप 2 ही पेपर पब्लिश करिए, एक ही पेपर पब्लिश करिए, लेकिन क्वालिटी में करिए, तभी आपको साइटेशन मिलेगा। आप 50 पेपर लेके बैठे हैं जो आपका साइटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके पेपर कोई पढ़ नहीं रहा। साइटेशन कब मिलेगा आपको, जब आपकी का पेपर क्वालिटी होगा होगी, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए हमेशा जो है जो क्वालिटी जर्नल है उनको आप देखिए। जैसे कई बार लोग कहते हैं जो है कि जो सोशल साइंस में जो है जर्नल ही नहीं मिलते। मैं तो कल बैठा हूँ दिल्ली, आपने कहा सर जो है मैं अभी 4 या 5 योगा के जर्नल देखा जो इंटरनेशनल है, उनके मैं फैक्टर है, अभी दिखाऊंगा आपको जो। तो ऐसा नहीं है जो, तो अब आप उन जर्नल को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया जाएंगे कि यार इन्होंने ये किया जो है, बाहर वाले कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं। योगा तो हमारा एरिया है, हमने दिया है ना। तो जो क्राइटेरिया है जो इसका, तो पहला है जो है मैच बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ योर आर्टिकल एंड द जर्नल एम एंड स्कोप। पहले आप जो भी जर्नल टारगेट कर रहे हैं उसमें देखें कि जो हमारा जो वर्क है जो है वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले आप चेक करेंगे जो है। तो कई बार ऐसा होता है जो है कि हम जो है देख लेते हैं यार ये तो एम में लिखा है जो है पता नहीं पब्लिश होगा कि नहीं होगा। कई बार ऐसे भी होते हैं इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी जर्नल होते हैं जो है, वो क्या करते हैं जो है बहुत उनका स्कोप में क्लियर नहीं होता है जो है, लेकिन उसमें आपके एरिया के पेपर पब्लिश हुए रहते हैं जो है, वो भी आपको देखने हैं, उनको भी टारगेट करना है आपको जो है। दूसरा है जो है व्हाट इज द रीडरशिप एंड टारगेट ऑडियंस, जो मैंने अभी बताई आपको कि वो जनरल ऑनलाइन है कि नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है। जब तक मान लीजिए पता चले आपने किसी ऑफलाइन वाले जर्नल में भेज दिया, उसकी रीच ही नहीं है जो है, तो कहां से साइट होगा, नहीं होगा। तो आपको ये देखना है जो कि उसकी रीड कहां तक है, ठीक है, कहां तक वो उसके जो ऑडियंस है जो है किस किस एरिया में है, और जितना ज्यादा ब्रॉड स्कोप होगा उतने ज्यादा उसमें जो है उसमें लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत रिस्ट्रिक्टेड अगर कोई जर्नल में पब्लिश करेंगे जो है तो भी साइटेशन आपको नहीं मिलेगा। तीसरा है जो है इज द जर्नल हाईली विजिबल, जो भी मैंने बताया है कि अगर ऑनलाइन होगा तो ज्यादा विजिबल होगा, अवेलेबल होगा। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। 2-3 चीजें तो मैंने अभी बता दी उसमें जो है कि डज द सब्जेक्ट ऑफ योर आर्टिकल मैच द जर्नल सब्जेक्ट फोकस, या डज द जर्नल एक्सेप्ट द आर्टिकल टाइप यू इंटेंड टू सबमिट, इज द जर्नल रीड बाय योर टारगेट ऑडियंस, ये तो मैंने पहले बता दिया। चौथा है जो है डज द जर्नल है ऑनलाइन एडिशन, ऑनलाइन है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो है। इज द जर्नल इंपैक्ट फैक्टर इन लाइन विथ योर रिक्वायरमेंट, ये इंपैक्ट फैक्टर का खेल है, अभी मैं बताऊंगा आपको जो है कि इंपैक्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट भी है, और कई बार जो है कुछ ऐसे जर्नल होते हैं जिनके इंपैक्ट फैक्टर ज्यादा नहीं होते हैं जो है, लेकिन फिर भी उनके साइटेशन कम होते हैं, वो क्यों होते हैं सब बताऊंगा अभी जो है। इज द जर्नल रिगार्डेड एज द प्रेस्टिजियस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके फील्ड का जो जर्नल है और हो सकता है इंपैक्ट फैक्टर सब कम हो, लेकिन वो प्रेस्टिजियस है कि नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग क्या करते हैं जो है, मैं जो आपको भी दिखा रहा था जो 16 इंपैक्ट फैक्टर वाला है पेपर था, जो एक दूसरा जो था इसके साथ माइक्रोसेट लाइट वाला दिखाया था आपको, वो 1.5 इंपैक्ट फैक्टर है। उस 1.5 इंपैक्ट फैक्टर वाले का मेरा 1300 साइटेशन है और इसे 250 साइटेशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो है केवल इंपैक्ट फैक्टर की वजह से ही हो, जो है प्रेस्टिजियस होना चाहिए, आपके फील्ड का प्रेस्टिजियस जर्नल होना चाहिए जो है। इंपैक्ट फैक्टर थोड़ा कम रहा है लेकिन होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना कि प्रेस्टिजियस है लेकिन इंपैक्ट फैक्टर नहीं है। इंपैक्ट फैक्टर नहीं रहेगा तो भी, क्योंकि आजकल इसका खेल है जो है, लोग टारगेट किसको करते हैं, जिसका इंपैक्ट फैक्टर हो, जिसका साइट स्कोर हो, जो स्कोपस में हो, जो अलग अलग इंडेक्सेस में हो जो है। व्हाट इज द टर्न आउट टाइम ऑफ आर्टिकल सबमिटेड टू द जर्नल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है कि कितना टाइम लेता है। बहुत सारे जर्नल होते हैं जो साल भर लेके रखे रहते हैं जो है, आपने काम कर लिया जो पता चले जो है कि जब तक आपका पब्लिश होने वाला तब तक उसी फील्ड उसी एरिया में कोई दूसरा पेपर पब्लिश कर लिया, तो कितना समय ले रहे हैं लोग, कितना फास्ट है, वो चीजें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। वो भी आपको देखना चाहिए, जब आप पब्लिश करने जाओ जो है तो आप चेक करो जो है कि वो कितना टाइम ले रहा है, 2 महीने ले रहा है, 3 महीने ले रहा है, क्या 1.5 साल, 2 साल, पहले तो 3 साल लेते थे जो है। तो आजकल ऑनलाइन होने से थोड़ा फास्ट हो गया है, लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए कि कौन जर्नल फास्ट है। व्हाट आर द पब्लिकेशन चार्ज, ओपन एक्सेस है कि नहीं है जो है, तो कितना उसका चार्जेज है। तो आजकल बहुत सारे चार्जेज होते हैं, पब्लिकेशन आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेज होते हैं जो है, तो उसमें पब्लिश करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। और इज द लेंथ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट, कितना लेंथ होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको गाइडलाइन देखनी पड़ेंगी जो।
तो इनमें से कुछ चीजें जो मैंने भी आपको चेकलिस्ट दी जो है, इनमें से कुछ चीजें हैं जिन पे जो है फोकस करना जरूरी है। जिसमें पहला है इम्पैक्ट फैक्टर या साइट स्कोर, दूसरा है इसमें इंडेक्सिंग है उसकी, तीसरा ओपन एसेस और उसका पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या है, और उसका रेट ऑफ रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस रेट क्या है, और ये चीज और है जो जनरल फाइंडर कि आप कैसे जनरल को फाइंड करें, वो चीज बताऊंगा अभी आपको। तो ये 3-4 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको जो है देखनी है जो है। तो पहला है इम्पैक्ट फैक्टर। ज्यादातर लोग इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में जानते होंगे, मुझे लगता है नहीं जानते, जानते होंगे जो है इम्पैक्ट फैक्टर क्या है जो है। देखिए 2 तरह के इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं, एक होता है 2 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर, एक होता है 5 ईयर। आपने जर्नल देखा होगा जो है वो सारे जर्नल, तो उनमें आपने देखा होगा कि उसमें लिखा होता है 2 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर और दूसरा जो है 5 ईयर। तो ये क्या है, ये जनरल जो इम्पैक्ट फैक्टर है जो है ग्रेजुएट वेब साइंस संस्था है जो है यूएस अमेरिका और इंग्लैंड की जो है, इंग्लैंड और यूएस की जो कंबाइंड संस्था है जो है, जो एक रिपोर्ट बनाती है जिसको कहते हैं जनरल साइटेशन रिपोर्ट। तो इसमें क्या करते हैं जो है, इसमें जो है जो आपके जिस ईयर का साइटेशन है, जैसे मान लीजिए 2022 का इम्पैक्ट फैक्टर हमें देखना है, तो उसके 2 साल पहले के जो पेपर है, मतलब 2022 का है जो है, 2020 और 21 में जितने पेपर पब्लिश हुए हैं उनके कितने साइटेशन 2021 में हुए हैं, उसके आधार पे जो है इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं जो है। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या है जो है, आप एकेडमिक जर्नल इज एन इंडेक्स दैट रिफ्लेक्ट द एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन टू आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ जर्नल एज इंडेक्स्ड बाय द वेब साइंस। कैसे कैलकुलेट करते हैं जो है, द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन 2 year period and involve dividing the number of time articles were cited by the number of articles that are citable। मतलब कि जैसे क्या है A by B है जो है, इसका मतलब क्या होगा, कितना साइटेशन A का मतलब हो गया कि वो 2 साल के जो पेपर है उनका 2022 में कितने साइटेशन हुए जो है, और टोटल नंबर ऑफ कितने पेपर पब्लिश हुए उनसे डिवाइड करेंगे जो है, तो वो उसका इम्पैक्ट फैक्टर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई जर्नल है, उसने 2 सालों में जो है 40 पेपर पब्लिश किया सपोज जो है, और उसका साइटेशन हुआ जो है टोटल 80, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका निकालते हैं। तो ये क्राइटेरिया है जो है कि वो जर्नल जितने ज्यादा साइटेशन हो रहा है, इसका मतलब जितने ज्यादा इसका इम्पैक्ट फैक्टर है जो है, इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा रिपीटेड है। ये एक कंसेप्ट है जो है ना। दूसरा एक मैट्रिक्स और है, अल्टरनेटिव जो है, अगर मान लीजिए जो है इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, बहुत सारे जर्नल, क्योंकि क्या होता है जो है कि ये जो संस्था है जो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जर्नल्स को टारगेट नहीं कर पाती, वो हर साल जो वो कुछ नए जर्नल्स को ऐड करते हैं जो है, लेकिन कई बार नहीं करती। लेकिन ये स्कोपस है जो है, ये ज्यादा जर्नल्स को टारगेट करता है। जैसे इसमें देखिए जो है, सॉरी, केवल 12,000 जर्नल को इसने लिया जो, जिसमें ह्यूमैनिटीज, साइंस और जो है सोशल साइंस सबके हैं जो, लेकिन जो साइट स्कोर है इसने 45,000 जर्नल कवर किया है जो, तो सबका डाटा लेके करते हैं जो है। तो जो कुछ जो बच जाते हैं जो इम्पैक्ट फैक्टर से जो है, उनको ये साइट स्कोर जो है, स्कोपस भी जो एक अलग मैट्रिक्स निकालता है जिसको कहते हैं साइट स्कोर। साइट स्कोर क्या है जो, अब जैसे उसमें क्या था जो है कि 2 साल के जो पेपर थे जो है, उनका जो साइटेशन निकाले थे, ये क्या करते हैं जो है कि 4 साल का, जिस जो साल चल रहा है उसके पहले के 4 साल के पेपर, कितने पेपर पब्लिश हुए और उसी साल में कितने साइट हुए, उसके आधार पे तो ये ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो 2 साल का, अब जैसे 4 साल का डाटा आपके पास ज्यादा मिलेगा, तो इसका जो साइट स्कोर जो होगा हमेशा ज्यादा होगा। तो इन्होंने क्या किया जो है कि ज्यादा जो जर्नल्स को टारगेट किया जाए। ठीक है, तो अब एक चीज और है जो है, अब आपको जैसे मान लीजिए कोई जर्नल है जो है, आप इम्पैक्ट फैक्टर जनरली क्या होता है जो लिस्ट आती है जो जून में, 30 जून को जनरली आती है जो है, उसमें आपने चेक कर लिया, अगर उसमें नहीं है जो है, तो आप अगर उस जर्नल को में पब्लिश करना चाहते हैं तो आप चेक करिए जो है कि उसका साइट स्कोर है कि नहीं। तो आप एक साइट है जो है स्कोपस की जो है, उसमें आप डालिए जो है और अपने जर्नल को इंटर करिए, इंटर करेंगे जो है तो फिर आपका जो है वो बताएगा, जो ये भी ट्रेंड बताएगा कि ये इसका साइट स्कोर जो है
कम होने वाला है कि अधिक होने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं इसका जो पिछले साल क्या था, इसका ट्रेंड क्या है, रिड्यूस हो रहा है। तो आप उसके हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं कि यार ये तो उसका कम होने वाला है, जो है क्या पब्लिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ये चीज है जरूर है कि जो है तो एटलीस्ट कम से कम जनरल का जो है इम्पैक्ट फैक्टर या साइट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कल मैंने सर्च किया केवल योगा डाला, वहां पे योगा डाला, एक जर्नल आया जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा थेरेपी, इसका साइट स्कोर था, इसका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं था जो। ठीक है, तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हो जो है कि आपका से रिलेटेड अगर कोई जर्नल है जो है उसका साइट स्कोर है कि नहीं है जो, तो आप क्या कर सकते हैं जो है एंट्री करके जो चेक कर सकते हैं कि उसका साइट स्कोर है कि नहीं। तो एटलीस्ट इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है तो साइट स्कोर जरूर होना चाहिए। ये ट्रैकर भी है जो मैंने बताया, साइट स्कोर में एक फायदा ये भी है कि ये हर मंथ जो होता है ये अपडेट करते रहता है कि अभी इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। जैसे इसमें देखिए जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल एडवांसेस का है जो मई में जो जून में जो आता है जो है उसका साइट स्कोर 27.1। ठीक है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 16 है। तो जब नेक्स्ट अब जैसे फरवरी का डेटा दिया जाए, लास्ट अपडेट था 5 फरवरी 25, मतलब जून तक जाते जाते वो 27 क्रॉस कर जाएगा। तो ये ट्रेंड आपको पता चलता है जो है कि जो जनरल है जो है उसका साइट स्कोर कंस्टेंट है, बढ़ रहा है घट रहा है जो है क्या है जो, तो उसके आधार पर भी आप प्लान कर सकते हैं कि इसमें हमें पब्लिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए साइट स्कोर। ठीक है, ट्रैकर है, जब आप स्कोपस में जाएंगे तो उसमें एक लिंक रहती है, वहां पे लिंक करके आप जो है चेक कर सकते हैं जो। हाँ, एक चीज और है जो भी जर्नल है जो है आप उन जर्नल्स पे जाके देखेंगे जो है इम्पैक्ट फैक्टर लिखा रहता है, साइट स्कोर लिखा रहता है, तो आपको पता लग जाएगा जो है कि इस जर्नल का साइट स्कोर है कि नहीं। अगर ये नहीं है, कुछ भी है जो है जिसका मतलब उसका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है जो है कि जो भी आपको पब्लिश करना है जो आप चेक करिए जो उसका इम्पैक्ट फैक्टर है कि नहीं है, साइट स्कोर है कि नहीं है जो है ना। और इसके अलावा जो है 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर, 2 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर जो है, तो ये जर्नल के कवर पेज पे भी आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये मैंने कल निकाला जो है कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी इन क्लिनिक प्रैक्टिस, अब देखने से टाइटल देखने से नहीं लग रहा कि योगा का जर्नल होगा, है ना, लेकिन देखिए टाइटल देखिए इज वन योगा स्टाइल बेटर देन अनदर, है ना। और इम्पैक्ट फैक्टर कितना 3 है, साइट स्कोर इसका 5.1 है। आप कहते हैं कि योगा में चाहे उसमें पता नहीं है इम्पैक्ट फैक्टर होता है कि नहीं होता है, तो सोशल साइंस वाले लोगों से मिलते हैं तो लोग बार बार कहते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे दिन देखा है सर कि लीवर स्प्रिंगर के जो बहुत अच्छे पेपर होते हैं, आप साइकोलॉजी के बहुत अच्छे पेपर होते हैं, तो इस तरह ऐसा नहीं है। तो आप ये एक डिस्प्ले टाइप से हो गया, है ना। इसी तरह से जनरल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये देखिए योगा फॉर डिप्रेशन द रिसर्च एविडेंस, इसके इम्पैक्ट फैक्टर देखिए 6.6 है। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें ऐसा कोई कंटेंट होगा जो कि आप नहीं कर सकते हैं। एक बार इसको पढ़िएगा जो है, आप इस जनरल का नाम नोट कर लीजिए, एक बार सर्च करिए जो इसको देखिए जो उसका कंटेंट क्या है। अगर आपको कई बार पेपर नहीं मिलता है जो, तो आप अभी बताऊंगा कैसे आप रिसर्च गेट वगैरह बारे में बताऊंगा, तुमको बताऊंगा कैसे आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी जनरल है, ये देखिए इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ साइकियाट्री, ये मैंने तो बस 10 मिनट सर्च किया है और 10 मिनट में ही कम से कम 4-5 जर्नल मुझे मिला दिया। तो अब उसको डिटेल में अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे जर्नल मिलेंगे जिसमें कि पब्लिश होते होंगे। तो इसलिए जो है मैंने ये कहा जो है कि आप इन जर्नल्स को पढ़िए, उनके कंटेंट को पढ़िए और फिर देखिए कि हमको आप कर सकते हैं कि नहीं। मैंने इसलिए पहले भी कहा था जो है कि आप जो है पहले से आप पहले से जो डिसाइड मत कर लीजिए कि हमें बस यही करना है। आप जब भी जो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करिए, जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन करिए, चाहे जो भी करिए जो है, चाहे रिव्यू पेपर लिखिए जो है, तो आप पहले पढ़िए, जर्नल्स पढ़िए। जब तक आप जर्नल नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको आइडियाज नहीं आएंगे।
ठीक है, तो इस तरह के जैसे मैंने आपको बताया जो है, इस तरह से और भी जर्नल होंगे। एक स्प्रिंगर का देखिए जो जनरल इंटरनल मेडिसिन, अभी तो टोटली जो मेडिसिन का जर्नल है, लेकिन इसमें भी देखिए क्या है, टाइटल योगा यूजर, इसमें भी है ना। एक और है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा जो है, इसका भी फैक्टर है 1.6, एटलीस्ट 1.6 है। कोई प्रोफेसर नागेंद्र है जो इंडियन होंगे जो है, तो आप SBS है ना, तो आप जो है आप इसी तरह से जो आप करिए जो है कि पहले पेपर पढ़िए, आइडियाज बनाइए जो है, आप उस पर रिसर्च करिए, तब फिर आप पब्लिकेशन तक जाइए। तो मेरा ये दिखाने का पीछे जो पर्पस था जो है, यही था जो है कि जो आप पहले जो है अच्छे जर्नल सिलेक्ट करिए, उसको पढ़िए, कंटेंट बनाइए, रिसर्च करिए, उसके बाद तब पब्लिकेशन में जाइए जो है, और पब्लिकेशन के बाद तब आप जब आपके पास अच्छी रिसर्च होगी तो अपने आप पब्लिकेशन होगा। सर मिनिमम साइट स्कोर कितना होना चाहिए किसी जर्नल का? 500-600 तक है जो है। मिनिमम क्राइटेरिया मिनिमम 0.1 से है, 0.1 भाई एटलीस्ट इंडेक्स होना चाहिए। जैसे आपकी जो रिसर्च है ना, उसके आधार पे आपको डिसाइड करना है। आप वो कोई भी जर्नल का पब्लिश करेगा, जब आपके जो कंटेंट है वो क्वालिटी होगी तब, तो उसकी क्वालिटी कितने लेवल तक की है जो आपको देखना है, कि 3 तक वाले जर्नल में पब्लिश होगा, 4 वाले में होगा, कि 2 वाले में होगा, 1 वाले में होगा जो है। तो आप अपना मैच करेंगे ना, जब जर्नल को जब आप अभी मैं बताऊंगा आपको जो है, एक जर्नल फंडर है जो, तो आप अपना जो पेपर बनाएंगे जो है, तो उसमें आप जब पेस्ट करेंगे जो, तो आपको सजेस्ट करेगा कि कौन जर्नल आपके लिए सुटेबल है ना। तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि तब उस जर्नल को कंटेंट को आप देखेंगे जो है, तो आप उसमें पब्लिश कर सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। तो 2 चीजें हो गई जो है। इसके अलावा जो है जो जर्नल्स है जो है, वो इन में इंडेक्सिंग होनी चाहिए। कुछ संस्थाएं जो है, जैसे मैंने आपको बताया स्कोपस, ठीक है, स्कोपस बता दिया, साइट स्कोर बता दिया, उसका साइट स्कोर है साइंस साइटेशन इंडेक्स, जो फैक्टर रिलीज करती है जो है। इसके अलावा कुछ नहीं हो तो एटलीस्ट यूजीसी के लिस्ट में तो होनी चाहिए जो है, ठीक है, मतलब ऐसा भी ना हो कि इसमें भी नहीं हो, और भी कुछ नहीं है तो कम से कम गूगल स्कॉलर तो कम से कम इसको कैच करता हो, क्योंकि अगर गूगल स्कॉलर कैच नहीं करेगा जो, तो आपकी कैसे पहुंचेगी, कैसे कोई साइट करेगा। अगर बहुत ही अगर आपकी मतलब बेसिक लेवल की रिसर्च है जिसमें नहीं अच्छे जर्नल पब्लिश हो सकता है, तो एटलीस्ट कम से कम पबमेड और गूगल स्कॉलर में तो होना ही चाहिए जो, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर के जर्नल्स हैं, वो अपने अलग उनकी रेटिंग होती है, नास रेटिंग, वो बिना नास रेटिंग के किस देते ही नहीं जो, उनका भले एससीआई में नहीं हो जाए, लेकिन नास रेटिंग उनकी होनी चाहिए। नास रेटिंग नहीं रहेगी तो वो कहेंगे नहीं हमारा काम हम नहीं मानते, तो सबका अपना अलग अलग है। लेकिन ये चीज कम से कम कुछ रेटिंग मतलब ऐसी होनी चाहिए जो कि इसमें इंडेक्सिंग होनी चाहिए। आपका जो है गूगल स्कॉलर में होना चाहिए, पबमेड में होने चाहिए, एससीआई में होने चाहिए, इनका फैक्टर जिसका है। इसके अलावा जो गूगल स्कॉलर में होनी चाहिए, और ये कुछ एक लाइफ साइंस के रिलेटेड है इंडेक्सिंग है जो। तो आपको इंडेक्सिंग अगर चेक करनी है जो है, तो आप क्या करेंगे जो है, जो भी जर्नल है उन जर्नल को आप देखेंगे तो आप उस पर लिखा रहता है इंडेक्सिंग। कैसे आप पता करेंगे कि एक किसमें है जो है, तो जो जर्नल होंगे तो उसका आप चेक करेंगे कि लिखा रहता है इंडेक्सिंग, तो आपको देखेंगे किसमें इंडेक्स है। जैसे एक जर्नल है पीसीटीओसी हमारा जो है, एग्रीकल्चर का जो किसमें भी है, सब में है, यूजीसी के लिस्ट में है, आपका जो है इसमें स्कोपस में भी है, ठीक है, सारे जितने भी है सारे सब में है। इवन मेटा भी है, देखिए फेसबुक पे भी है, क्या फेसबुक किया था ना मेटा, तो मतलब ये इसका मतलब ये है जो है कि ये रीच बताता है कि जर्नल की रीच कहां तक है। अगर वो फेसबुक तक है जो है, तो इसका मतलब आम हर रिसर्चर के पास पहुंच रहा है। गूगल स्कॉलर, जिससे आपका गूगल है जो है, उसी तरह से गूगल स्कॉलर है। तो आप अगर कोई भी जर्नल है जो है, उसका कोई कंटेंट आपको सर्च करना है, तो गूगल स्कॉलर से भी आप चेक कर सकते हैं कि वो जो हम पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, क्या उसकी पहुंच गूगल स्कॉलर तक है कि नहीं है जो। ये सारी चीजें तो आप जानते होंगे जो है।
तो उसको के लिए क्या करना है आपको, जो भी आपका टाइटल है उसको डालिए, जो आप सर्च करिए कौन कौन किस जर्नल में है, जो भी टॉपिक है वो भी कर सकते हैं आप, कि आप कीवर्ड डालें। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जो आपका जो कीवर्ड है जो आपके रिसर्च का, उसको आप क्या करेंगे, गूगल स्कॉलर में डालिए, चेक करिए कि कौन कौन से जर्नल में ये कीवर्ड का जो पब्लिश हुआ है, तो उससे भी आप एक नया जर्नल आइडेंटिफाई मतलब सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है जो पबमेड, इसको भी आप नोट कर लें। जैसे गूगल स्कॉलर है इसी तरह से पबमेड है। ठीक है, तो पबमेड में भी जो इंडेक्स होते हैं तो उसमें भी आप अपना कंटेंट या कीवर्ड डाल के आप सर्च कर सकते हैं। ये जैसे मैंने इसको पबमेड से इसको वो किया था, सर्च किया था, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा जो इसके अलावा क्या होना चाहिए, ओपन एसेस। अब ओपन एसेस जो है दो तरह की चीज, दो कंसेप्ट है। ओपन एसेस जनरली क्या होता है, बेटर है, लेकिन ओपन एसेस का फायदा ये है कि जो आपका जो पेपर है वो सबके लिए अवेलेबल होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज मांगते हैं। जो अच्छे जो कुछ पब्लिशर हैं जैसे MDPI है, फ्रंटियर है, प्लास है, इंडवी है, बायोमेट सेंट्रल है, ये सारे पेपर ओपन एसेस में पब्लिश करते हैं, लेकिन उसके बदले में क्या चाहते हैं, पब्लिकेशन चार्ज। तो अगर आपके पास कोई फंडिंग एजेंसी है, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तब आपको ट्राई करना चाहिए, इसमें पब्लिश करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप अपने जेब से तो उतना पैसा दे नहीं सकते। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1-2 हजार रुपए वाले जो जर्नल होते हैं, प्रीडेटरी जर्नल होते हैं, उसमें भी आप पब्लिश करने लगे जो पैसे देके। अभी मैं बताऊंगा उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा और भी ये भी देखना चाहिए कि जो जर्नल है जो पीयर रिव्यू कराता है वो किस तरह का कराता है, डबल ब्लाइंड है, सिंगल ब्लाइंड है या ओपन है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, डबल ब्लाइंड में क्या करते हैं डबल ब्लाइंड में मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई अपना पेपर सबमिट किया उस जर्नल में, तो ना ही रिव्यूअर को आपके बारे में पता है, ना ही आपको रिव्यूअर के बारे में पता है, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। जो भी डिसीजन लेता है, एडिटर भेजता है रिव्यूअर के पास, एनोनिमस रिव्यूअर के पास और क्या होता है वो अपना, क्योंकि उसको ऑथर के बारे में नहीं पता होगा, नहीं तो क्या करेगा, वो अपना डिसीजन होगा ईमानदारी से देगा, यही ना। अगर वो जान जाएगा कि इस ऑथर का है तो हो सकता है वो बायस हो जाए, या तो अगर आपके फेवर वाला है तो आपकी खराब रिसर्च होगी तो भी आपका एक्सेप्ट कर लेगा और अगर अच्छी भी होगी अगर आपके जानने वाला अगर आपसे अच्छी नहीं संबंध है तो क्या करेगा, रिजेक्ट मार देगा। तो ये भी ट्राई करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि वो किस तरह का डबल ब्लाइंड है या सिंगल ब्लाइंड है ना। लेकिन कुछ जर्नल ऐसे होते हैं जो दोनों ओपन का मतलब क्या है, वो उसको पता है। फिर वो ये कौन करते हैं, जो पैसे लेके जो जर्नल पब्लिश करते हैं वो दोनों ओपन रखते हैं। तो क्या करते हैं कि भैया हम जिसको आपने सजेस्ट किया उसी के पास भेज देंगे। जब आप पब्लिश जब आप सबमिट करते हैं पेपर तो आपसे लिस्ट ऑफ रिव्यूअर के नाम मांगे जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो जिसका आपने नाम आप तो दोगे तो अपने मित्र का दोगे, अपने जानने वाले का दोगे, तो वो क्या करते हैं उसी के पास भेज देंगे। उसके पास भेज देंगे तो क्या होगा, वो तो कहेगा एक्सेप्ट करो। तो आपकी जो रिसर्च है उस रिसर्च में जो खामियां होंगी वो छिप जाएंगी। कई बार रिजेक्शन जो होता है ना अच्छा होता है। रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि वो अगर आपका जो कमेंट दिया तो उससे आइडियाज आपको मिलते हैं और आप अच्छी रिसर्च दोबारा करते हो। ऐसे मैंने 2-3 पेपर पब्लिश किए हैं जो जर्नल हमारे रिजेक्ट किए उन्होंने, फिर हमने उस पर रिसर्च किया और उससे बेटर इम्पैक्ट हमने सका है। तो अगर आपका ये वाला सिस्टम आ गया तो क्या होगा वो आपने कुछ भी गलत बना कर लिख दिया, किसी तरह का पेपर बना कर भेज दिया जो उसने एक्सेप्ट कर लिया, आप तो खुश हो गए कि यार मेरा पेपर पब्लिश हो गया तो क्या मतलब है क्वालिटी नहीं आएगी। मैंने बार बार कहा कि क्वालिटी आनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए।
और नेक्स्ट है जो है कि उस जर्नल का रेट ऑफ रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस रेट कितना है, वो भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे जर्नल होते हैं उनका एक्सेप्टेंस रेट ही 10% 15% होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 में से 10 या 15% पेपर को एक्सेप्ट करते हैं, बाकी को रिजेक्ट करते हैं। तो जो मैंने अभी बोला जो कि रिजेक्ट का मतलब ये नहीं होता जो है, आप उसमें एक बार जरूर ट्राई करें, भले रिजेक्ट हो ठीक है चलेगा। जो अगर आपकी अच्छी रिसर्च है और आपको लग रहा है कि नहीं इस एरिया का है जो है और अच्छा जर्नल है, तो आपको एक बार सबमिट करना चाहिए। उसका फायदा मिलता है, उसका फायदा ये मिलता है जो कि जो वो अच्छे रिव्यूअर के पास भेजते हैं, अच्छे रिव्यूअर के पास भेजेंगे जो है तो उसके जो कमेंट्स आएंगे बहुत ही अच्छे आते हैं। आपको एक बार हो सकता है थोड़ा सा लगे कि यार मेरा पेपर रिजेक्ट हो गया, थोड़ा निराश होंगे, लेकिन जो उसके कमेंट्स हैं उनके आधार पे आप जो नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा वो बेटर होगा। जो तो ये भी देखना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर ठीक ठाक है, जो ठीक ठाक बन गया है और पब्लिश हो सकता है लेकिन किसी वजह से रिजेक्ट हो गया, तो आप उसको जो इम्प्रूव करिए। तो उस जर्नल में भी एक आध बार ट्राई करना चाहिए जिसका रिजेक्शन रेट जो है ज्यादा है, आप उसको ट्राई करिए जो है और उसको देखिए जो है कि उनके कमेंट्स क्या आते हैं। हेलो, हाँ अभी मैं ठीक है। तो रिजेक्शन रेट जो है या जिसका एक्सेप्टेंस रेट जो है कम हो उसमें भी एक आध ट्राई करना चाहिए। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी खराब रिसर्च को भी भेजोगे, लेकिन एटलीस्ट सीखने के लिए जो करना चाहिए। अब ये नेक्स्ट है जनरल फाइंडर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो है, जैसे कि आपने अगर कोई पेपर तैयार किया और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें किस जर्नल में पब्लिश करना चाहिए, तो आप क्या करोगे जो है जर्नल से सजेशन लोगे। ये कहता है जनरल फाइंडर, जीबीआर भी जो होता है और स्प्रिंगर दोनों के होते हैं जो है। तो उसके जो जनरल फाइंडर में जो जाएंगे तो एक बॉक्स देगा जो है, इसमें आप जो या तो उसका अबस्ट्रैक्ट जो आपने बनाया अबस्ट्रैक्ट को पेस्ट कर दिया, या तो फिर सर्च बाय द कीवर्ड या एम आप इसको उसके आधार पे जो है आप इसको पेस्ट करेंगे जो है और फाइंड करेंगे तो आपको बहुत सारे सजेशन बताएगा। 10-15 जर्नल बताते हैं, 15-20 अगर आपके एरिया का होगा जो, तो ये जीबीआर का सिस्टम है जो है। जैसे एक ये टॉपिक डाला जो जैसे 3 जर्नल है, ऐसे ही 25-30 बताते हैं। तो इसके आधार पे आप देख सकते हैं अब आपको कितना मैच हो रहा है। जो सबसे ज्यादा मैच होगा वो पहले दिखाएगा, सेकेंड थर्ड। इसमें बहुत सारी चीजें ऑप्शन रहती हैं, ठीक सारी चीजें कि टाइम कितना लेता है, टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितना है, उसका फैक्टर कितना है, उसका एक्सेप्टेंस रेट कितना है, ठीक है, उसका पहला डिसीजन कितना टाइम लेता है। तो अब आप उसके आधार पे जो है फिर अब आपको 3-4 जर्नल का सजेशन मिल गया जो है, अब आप उस जर्नल को खोलोगे जो है, उसमें आप देखिए जो कि सही में हमारे जो टॉपिक है उससे रिलेटेड पेपर पब्लिश हुए कि नहीं हुए। अगर पब्लिश हुए तो क्या मेरा जो पेपर है कहीं उस तरह के पेपर उसमें पब्लिश हुए कि नहीं, ठीक है। तो आप उसके आधार पे क्या करेंगे जो है आप उसको डिसाइड करेंगे कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है जनरल फाइंडर से भी आप जो है जनरल सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से जो है स्प्रिंगर वालों का भी है, जैसे ये जीबीआर का था जनरल फाइंडर, स्प्रिंगर वालों का है जो है जनरल सजेस्टर। उसी तरह से इसमें भी है, आप यहाँ सर्च करेंगे जो है जनरल जो टॉपिक है कीवर्ड डालेंगे, सर्च मारेंगे तो ये बताएगा। स्प्रिंगर भी है। नेक्स्ट है प्रीडेटरी जर्नल। प्रीडेटरी जर्नल जो है क्या होते हैं, जो व्हाट आर द प्रीडेटरी जर्नल एंड व्हाई शुड बी वरी, इसके बारे में क्यों हमें इसमें पब्लिश नहीं करने चाहिए, क्यों ये क्या करते हैं जो है प्रीडेटरी जर्नल इज ए पब्लिकेशन दैट एक्टिवली आस्क द रिसर्च फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट। आपको बार बार फोन करके तंग करेंगे जो है कि हम अपना पेपर पब्लिश आते होंगे फोन जो है कि अपना कोई पेपर हो तो भेज दो जो है, बदले में मुझे पैसा दे दो जो है। और उनकी कहीं जो है जो लिस्टिंग है ना कहीं नहीं होती है, बस इसलिए कि भाई हमें जो है
एक हमारा पेपर हो जाए उसके लिए खाइए। वो प्रीडेटरी जनरल आपसे 3,000 4,000 रुपये 5,000 रुपये 10,000 रुपये ले लेंगे जो है, और क्या करेंगे जो है पेपर आपका पब्लिश कर देंगे, आप खुद के हमारा पेपर पब्लिश हो गया है। क्या फायदा ऐसे पेपर का? नहीं इसका कोई साइटेशन होने वाला है, नहीं कुछ होने वाला है, नहीं इसको कोई पढ़ने वाला है। तो वही मैंने कहा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए प्रीडेटरी जर्नल होते हैं जो है, जिसको इस तरह के पेपर पब्लिश करने हो करे, लेकिन मैं तो सजेस्ट नहीं करता है। दे also ask for the new publication charges। इनका कोई पीयर रिव्यू सिस्टम नहीं होता। वो फर्जी जो मैंने बताया जो फर्जी पीयर रिव्यू दिखा देंगे, लिखा रहेगा फ्री पीयर रिव्यू, लेकिन कहीं कुछ नहीं भेजते जो है। जैसे आप भेजेंगे वैसे ही 10 दिन में पब्लिश कर देंगे, और कोई भी उसका जो क्या कहते हैं जो फॉर्मेटिंग और कुछ भी नहीं होती है। एक जर्नल कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती, जब वो फॉर्मेटिंग भी नहीं होगी जो है उसी तरह का जैसे भेजा उसी तरह से अपने पब्लिश कर देते हैं, कोई फायदा नहीं। तो आप मत पेपर पब्लिश करो, चलेगा जो है। आप 2 पेपर पब्लिश करो 4 साल में, एक ही करो जो है, लेकिन क्वालिटी करो जो है, उसका साइटेशन आपको मिलेगा। मैंने बताया ना, मैंने एक पेपर का 13 साइटेशन है। क्यों है? क्योंकि डेल इंटरफेक्टर में है, क्योंकि वो फिर का रिलेटेड जर्नल है ना। प्रीडेटरी जर्नल में पब्लिश करने का कोई फायदा नहीं है, पैसे भी जाएंगे, कोई उसकी जो है आउटपुट भी नहीं मिलेगा। सर जो प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं वो गूगल स्कॉलर और रिसर्चगेट पे होते हैं? जनरली नहीं होते हैं, जो कई बार होते भी हैं जो है, कई बार लोग किसी तरह से करा लेते हैं जो है, लेकिन आप तो एक बार देखेंगे ना, उसमें एक बार चेक करिए जो है कि वो पैसे कितने मांग रहे हैं, कि उनके पेपर कितने साइट हो रहे हैं। आप उनके क्या करें जो है कि 2-4 पेपर को लेके जो है गूगल में डालिए जो है, देखिए उसके साइटेशन है भी कि नहीं है। अगर अच्छे जर्नल होंगे तो उनके खुद ही साइटेशन होंगे, और तुरंत वाले का मत उठाइए, 1-2 साल पुराने पेपर उठाइए। सर इसमें इंडेक्स जर्नल को क्रॉस चेक कैसे करेंगे? क्लोन जर्नल भी इसमें रहते हैं तो कैसे? क्लोन जर्नल इंडेक्स के क्लोन जर्नल रहते हैं, सेम डेटा शो करते हैं वो प्लेजम करती है। नहीं, प्लेजरिज्म नहीं। जैसे हमारा कोई स्कोपस इंडेक्स जर्नल है और उसी नाम से सेम डिटेल शो करके इम्पैक्ट फैक्टर, साइट स्कोर सब करके। तो इसीलिए मैंने आपको साइट स्कोर बताया ना, साइट स्कोर वगैरह से आप चेक करिए जो है, क्रॉस चेकिंग के लिए। क्रॉस चेकिंग करिए जो है। जैसे भाई अगर वो इंडेक्सिंग होगा, जो कई बार मैंने बहुत सारे ऐसे जर्नल भी देखे हैं सर जो है, कि उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि इम्पैक्ट फैक्टर इतना 15, और उसका कुछ भी नहीं होता है, और उसको स्टार बना के नीचे पता नहीं क्या एक लाइन लिखा रहता है जो है कि ये सर अपने से कैलकुलेट करके किया हुआ है कंडीशन अप्लाई। तो ये सारी चीजें आप देखनी चाहिए। मतलब आप जब भी जर्नल देखें जो है, ये एटलीस्ट कम से कम जो रिनाउंड पब्लिशर्स हैं उनको फॉलो करें जो है। साइट स्कोर से देखें, इम्पैक्ट फैक्टर से देखें, गूगल स्कॉलर से भी देखें जो है, तो एटलीस्ट कम से कम देखें कि जो उनका जो कंटेंट क्या है, किस तरह का है, क्या साइटेबल है कि नहीं, साइट हो रहा है कि नहीं है, उनका पीयर रिव्यू सिस्टम कैसा है, ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम है कि नहीं है। अभी दिखाऊंगा आपको जो है कि जब भी करना है तो उसको ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम होना चाहिए उसमें। ये सारी चीजें होंगी तो नाम होगा, खुद ही आपको पता लग जाएगा, आपको देख के ही पता लग जाएगा एक नजर में कि ये गड़बड़ है कि सही है। सर जैसे वो जो जर्नल्स होते हैं, अगर कोई पेपर पब्लिश है और उससे काफी रीड्स और ऐसे आ रहे हैं साइटेशन, पर फिर भी लग रहा है कि इतना अच्छा कंटेंट नहीं है, तो फिर सर उसको कैसे करें? नहीं, मैं समझाने क्या करना चाह रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि पेपर बहुत हल्का फुल्का सा होता है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं कई बार रिलेशन के आधार पे भी लोग पब्लिश कर लेते हैं जो है ना, पैसे देकर पब्लिश कर लेते हैं। कंटेंट अगर अच्छा है तो आप उसमें पब्लिश ही नहीं करिए जो है, लेकिन अगर जनरल कंटेंट है तो आपको पब्लिश करना पड़ेगा उसमें। लेकिन मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ जो है कि आप जो है उस तरह के पेपर तैयारी मत करिए, आप उसके लिए आप अच्छे रिसर्च करिए, पहले पढ़िए, क्योंकि वो नौबत क्यों आई उसमें पब्लिश करने की, क्योंकि आपका रिसर्च जो क्वालिटी है वो कहीं कहीं कंप्रोमाइज है। समझ में आ रहा है भाई? आपकी जो अगर क्वालिटी जो है रिसर्च की गड़बड़ है जो है, तभी ना आप उसमें पब्लिश करोगे। अगर अच्छी है तो फिर आप क्यों उसमें पब्लिश करोगे? तो अच्छे जर्नल में करोगे ही जो है। तो वो इसीलिए मैं पहले शुरू में ही ये समझा जो है कि आप पहले अच्छे जर्नल पढ़िए और अच्छे शुरुआत में ही आप करिए, क्योंकि टाइम भी जाने 3 साल अगर आपने काम कर लिया उसके बाद आप रिवर्स में नहीं जा सकते जो है। आपने पूरा काम कर लिया 3 साल 4 साल जो है और वो किसी काम का नहीं रहा, तो आपका तो समय गया है। तो इसीलिए शुरू में ही आप पढ़िए जो, शुरू में ही जब एक्सपेरिमेंट लगाइए चाहे जो भी करिए जो, तो आप 4 साल बाद जब उसका आउटपुट आपको मिलेगा तो वो बेटर मिलेगा जो। अब एक चीज और भी देखना चाहिए, 2 चीजें जो है, एक रिसर्चर का जो है अपनी प्रोफाइल होती है, 2-3 प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा जो है।
तो आपको जो क्या करना है जो है कि अपने फील्ड के जो रिनाउंड पर्सन है उनको फॉलो करना है। उनको फॉलो कैसे करेंगे? फॉलो करेंगे तभी आप उनके पेपर पढ़ेंगे जो है उनको, ठीक है, उनसे कनेक्ट कैसे होंगे? रिसर्च गेट प्रोफाइल होती है, बहुत सारे लोग उनको बनाई हुई होगी जो है, वो जरूर होनी चाहिए जो है। उसी तरह से किसी भी जो आथर होता है उस आथर का जो है एच इंडेक्स से डिसाइड होता है, जो माना जाता है जो कि जिसका एच इंडेक्स अच्छा है जो है वो अच्छा रिसर्च है, तभी, क्योंकि ये बेस्ड होता है साइटेशन, ठीक है, क्योंकि जितना साइटेशन होगा उसका जो उसके हिसाब से एच इंडेक्स होगा। तो एच इंडेक्स क्या है? एच इंडेक्स कैप्चर द रिसर्च आउटपुट बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन एंड द टोटल नंबर ऑफ साइटेशन। इसका मतलब जैसे आपको एग्जांपल मैंने बताया गया कि किसी ऑथर ने मान लीजिए कुल 8 पेपर पब्लिश किया, ठीक है, 8 पेपर पब्लिश किया जो है, और उसका जो है 6 पेपर ऐसे हैं जो कि 6 बार साइट हुए हैं, तो उसका एच इंडेक्स क्या हो गया? 6 हो गया। मतलब 33, 30, 20, 15, 6 पे जाके अगर नेक्स्ट जो है अगर ये जैसे ही 7 साइटेशन का होगा तो उसका एच इंडेक्स कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आप ये जैसे ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, इसका मतलब 8 हो जाएगा। मतलब क्या है एच इंडेक्स का? मतलब क्या है कि जो है किसी भी ऑथर का जो है, जैसे मान लीजिए मैंने अपना बताया जो कि 33 एच इंडेक्स है मेरा, इसका मतलब है कि मेरे 33 पेपर एटलीस्ट 33 बार साइट हुए हैं। तो इसी तरह से इसमें मैंने देखा 6 पेपर 6 बार साइट हुए हैं, तो किसी ऑथर का जो है एच इंडेक्स कितना होगा? जो है जितने पेपर उतनी ही बार साइट हुए एटलीस्ट जो है ना। जैसे माना जाता है एच इंडेक्स ऑफ 20 इज गुड, 40 इज आउटस्टैंडिंग एंड 60 इज ट्रूली एक्सेप्शनल। जनरली नहीं होता है ना। तो ये गूगल स्कॉलर प्रोफाइल बनाइए, सब लोग बनाए, जो भी रिसर्च में है जो है अपनी गूगल प्रोफाइल जरूर बनाइए, क्योंकि जब तक आप गूगल स्कॉलर प्रोफाइल नहीं बनाएंगे तब तक आप जो है कनेक्ट नहीं होंगे, जो अपने एरिया के लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे, उनको फॉलो करें, ठीक है। आप उनको फॉलो करते रहें, देखते रहें, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है जो है, तो बगल में जो को-ऑथर्स हैं उनकी प्रोफाइल उनके साथ कनेक्ट होइए जो है, वहां पे आता है फॉलो करना। तो फॉलो करिए जो है कि जो भी आपके एरिया के लोग हैं, तो आपको पता लगता रहेगा कि कौन से नए पेपर आ रहे हैं, ठीक है। तो गूगल स्कॉलर पे बनाइए। इसके अलावा जो है दूसरे उससे भी बेटर है जो है रिसर्च गेट पे प्रोफाइल बनाइए। रिसर्च गेट पे जो है इसका फायदा 2-3 फायदे हैं। इसका फायदा ये है जो है कि ये देखिए यहाँ पे अपडेट, मैसेज एंड रिक्वेस्ट, 3 चीजें हैं जो। अब इससे क्या आप कर सकते हैं जो है, एक तो आप जैसे सोशल मीडिया है ना का जो फेसबुक है जो है, तो ये रिसर्च का फेसबुक है, ठीक है। आप क्या करेंगे जो है किसी को जो उसको फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा जो है, जिसको फॉलो करेंगे तो जैसे उसने कोई नया पेपर पब्लिश किया जो है, वो आपके जैसे आप फेसबुक पे करते हैं ना कि कोई आपका कोई पोस्ट किया तो आपको दिख जाता है, उसी तरह से वो उनका कोई नया पेपर आएगा तो आपको दिख जाएगा। अब आपको दिख गया जो है, अब आपको लगा क्या है हमारे एरिया का है जो है, अच्छा पेपर कंटेंट अच्छा है, हमें पढ़ना चाहिए उसको जो है, तो आप क्या करेंगे जो है उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे। क्योंकि 2021 के पहले के पेपर जो साई हब से लोग डाउनलोड कर लेते थे जो है, अब आजकल डाउनलोड नहीं होते जो है, तो जो अगर वो ओपन एसेस का पेपर होगा तब तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ओपन एसेस का पेपर नहीं है तो आप क्या करेंगे जो है उनको रिक्वेस्ट करेंगे। अगर थोड़ा बड़े लोग हैं, रिनाउंड लोग हैं, तो थोड़ा सा आप मैसेज में थोड़ा उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हम रिसर्च स्कॉलर हैं या हमारे पास पैसे नहीं है जो है, हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा पोलाइटली लिखेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं भेज देंगे जो है। तो आप क्या करेंगे उनको डाउनलोड करके पढ़ेंगे, जब पढ़ लेंगे जो है तो उनको एक मैसेज भेज दीजिएगा थैंक यू का, जरूर से, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। तो फेसबुक पे जैसे है उसी तरह से रिसर्च गेट पे जो अपनी प्रोफाइल जरूर बनाए, जो भी रिसर्च से जुड़े हुए हैं रिसर्च गेट पे जरूर अपनी प्रोफाइल बनाए। इसका एक और बेनिफिट है, आपके अपने एक्सपर्टाइज के आधार पे जो है, जो स्किल है उसके आधार पे जो आप सर्च कर सकते हो, उसी के आधार पे आप उनको फॉलो कर सकते हो जो है। और इसके अलावा क्या कर सकते हो जो है एक्टिविटी या रिसर्च गेट, क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं आप, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो ये ओपन है, आप उसमें क्वेश्चन डाल दीजिए कि हमने ये अपने रिसर्च के दौरान पाया जो है कि ये डिफिकल्टी आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करें, कोई सजेस्ट करो,
तो बहुत सारे लोग जो होते हैं जो बड़े एक्टिव होते हैं इस पे, वो क्या करते हैं जो है आपके आंसर दे देंगे जो है, ठीक है। तो कई बार लोग करते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं जो है। अगर नहीं देते हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि सर हमको बता दीजिए आपने इस पे काम किया है जो है, हमें समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे कर सकते हैं जो। तो आप अपने जो सजेशन उनसे ले सकते हैं, जो उनको फॉलो करेंगे जो है, उनसे कनेक्ट रहेंगे जो है, तो वो धीरे खुद ही जो है जुड़ते जाते हैं लोग। तो आप जो है अपने फील्ड के रिनाउंड लोगों से जुड़िए, जुड़ने के लिए यह रिसर्च के, ठीक है। क्योंकि जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक आप पढ़ेंगे नहीं जो है, और तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि करंट में क्या चल रहा है। एक और प्रोफाइल है आरसीट, इसके बारे में सुना होगा। ये हमारा आधार कार्ड है, रिसर्च का आधार कार्ड है, यूनिक आईडी। इसको जरूर बनाएं जब भी आप रिसर्च में रहें, अपने आरसीट प्रोफाइल जरूर बनाएं। कारण क्या है जो है, ये यूनिक आईडी है, जैसे आपका आधार कार्ड है जो है, यूनिक आईडी है जो है। आप कहीं भी मूव हो जाए यहाँ से, चाहे यूपी से जो यूपी चले जाएं, चाहे साउथ चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपका जो है आधार कार्ड नंबर नहीं चेंज होगा। उसी तरह से आप कहीं भी मूव कर जाएं, एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जो है आपका जो है आधार कार्ड है आरसीट, तो आरसीट पे भी जरूर अपना बनाएं। क्योंकि जो है कई बार होता है, जैसे मान लीजिए मनोज कुमार है, एक और कोई मनोज कुमार है हो सकता है, तो कई बार होता है जो आप सोचोगे कि यार वो तो उनका पेपर है, लेकिन कैसे पता चलेगा जो है वो इससे जो है कि भाई जेन्युइन किसका है। टाइम है सर अभी भी ना 10-15 मिनट और जो है। अब पेपर कैसे पब्लिश करें? पेपर पब्लिश करने के लिए जो कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, जो थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। पेपर में नॉवेल्टी होनी चाहिए। नॉवेल्टी का मतलब हो गया नया, पहली बार। इसके अलावा क्या होगा, आप क्या करेंगे, लैंग्वेज क्वालिटी चेक करेंगे जो है। उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ग्रामरली वगैरह है जो है। तो आप अगर इंग्लिश में है जो, तो आप ग्रामरली यूज करेंगे, या किसी जो है जो आपके कलीग्स हैं उनसे आप चेक करवा लें जो है। क्योंकि क्वालिटी, लैंग्वेज क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रक्चर आप जो मैन्युस्क्रिप्ट बनाते हैं जो है, इसके अलावा जो है आपको क्या करना है, ऑथर गाइडलाइन को फॉलो करना है। जो भी जर्नल होते हैं उनके एक अपना जो गाइडलाइन होती है कि कैसे मैन्युस्क्रिप्ट बनाएं। उनका हर जर्नल का अलग होता है, स्प्रिंगर का अलग होता है, एल्सेवियर का अलग होता है जो है। उनकी रेफरेंसिंग की स्टाइल अलग होती है जो है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल एनालिसिस जरूर करें। जो भी डाटा एनालिसिस करें जो है, उसमें कोई न कोई स्टैटिक्स जरूर है। बिना स्टैटिक्स के जो अगर आप पब्लिश करें भेजेंगे जो है, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं फर्स्ट राउंड में जो है। तो जो ओरिजिनल रिसर्च है, जो भी रिसर्च है जो है, उसमें स्टैटिक्स जरूर लगाएं, कोई न कोई जो है। क्योंकि जो है बिना उसके जो है वो पब्लिश नहीं करते जो है। और दूसरी चीजें हैं फिर एथिक्स, प्लेजरिज्म वगैरह आएगी जो है। तो ये जो गाइडलाइन जो है, ऑथर गाइडलाइन को फॉलो करें जो है। इसमें इतनी सारी चीजें होती है जो एक, जब एक अच्छे जर्नल में आप पब्लिश करते हैं जो है, तो जो गाइडलाइन होती है जो है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें टाइप ऑफ पेपर हो गया, टाइप ऑफ पेपर में हो गया ओरिजिनल रिसर्च है, शॉर्ट कम्युनिकेशन है, रिव्यू पेपर है, क्या है जो है वो डालेंगे। इसके अलावा जो है जो वर्ड फाइल में आप क्या करेंगे जो है, लाइन नंबर, वो लाइनिंग नंबर बनाते हैं जो है, ताकि जो है जब आपको कमेंट वो बनाएंगे ना, तो बताते हैं कि इस लाइन में आपको चेंज करना है। जो सजेशन होते हैं उसके लिए लाइन नंबर जो होना चाहिए, टाइटल पेज होना चाहिए। आजकल ऑथर कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बहुत जरूरी है जो है, कि भाई आप पहले क्या होता था, जो लोग 10 लोग जो है एक ही पेपर में बिना कुछ किए ऑथरशिप दे देते थे। अब आजकल जर्नल वाले जो क्या करते हैं, जो उनसे पूछते हैं जो है कि हाँ बताइए 10 लोग हैं तो उन्होंने क्या किया इस पेपर में, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो कंट्रीब्यूशन भी आपको देना पड़ेगा। तो आप उन्हीं को ऑथरशिप दीजिए जो है, जिन्होंने आपको उसमें हेल्प किया हो किसी भी तरह का, ठीक है। तो वो जो हेल्प किया हो, चाहे जो भी, चाहे डाटा एनालिसिस में किया हो, रिटन में किया हो, एक्सपेरिमेंट में किया हो, या जो है कॉन्सेप्ट में बनाने में दिया हो, वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी जो है। इसके अलावा रेफरेंस इंपॉर्टेंट है जो है, सब जर्नल का अलग अलग रेफरेंस होता है जो है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री फाइल, आजकल क्या हो गया, बहुत सारे जर्नल जो होते हैं जो है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा डाटा है तो क्या कहते हैं जो है, मान लीजिए 10-15 टेबल है, लेकिन उसमें जो मेन होते हैं 4 या 5 होती हैं, कुछ एडिशनल जो सपोर्टिव डाटा होते हैं। जो सपोर्टिव डाटा होते हैं जो है, तो अगर आपने क्या किया जो है कि सारा मेन इंस्टीट्यूट में अगर है लेवल जो है, तो वहां सब करवा के कर सकते हैं। इसके अलावा एथिक्स, इसके अलावा जो मैंने अभी बताया जो है कि चेंज ऑफ ऑथरशिप है, या रोल ऑफ फाइंडिंग, ये
फंडिंग सोर्स ये भी देना पड़ता है कि आपने अगर कोई रिसर्च की है जो है तो उसकी फंडिंग कहाँ से हुई है, वो सारी चीजें देनी होती है। BHU ने भी दिया है 60 रेफरीज के नाम देने होते हैं, ठीक है। लेकिन जो अच्छे जर्नल होते हैं, जो जिनको आप भेजेंगे जो है उनके पास नहीं भेजते जो है। लेकिन वो जो है उनका एक क्राइटेरिया होता है जो है कि आप 2 या 3 रेफरीज का नाम दीजिए जो है। वो क्या करते हैं कि आपके पेपर किसी दूसरे के पास भेजते हैं जो है, दूसरे ने सजेस्ट किया वो आपके पास भेजते हैं, तो वो ऐसे करते हैं जो। कॉपीराइट अगर आपने ओपन एक्सेस में कर रखा है जो है तो जो कॉपीराइट का आपको देते हैं जो, अदरवाइज जो है कॉपीराइट अपने पास रखते हैं जो। इसके अलावा ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट कुछ जर्नल मांगते हैं, कुछ जर्नल सप्लीमेंट्री मटेरियल मांगते हैं, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया जो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है और कि जब भी आप पब्लिश करें जो है तो कवर लेटर जरूर बनाएं। और कवर लेटर ऐसा नहीं कि सिंपल सा जैसे होता है ना, लेटर लिख देते हैं जो 2 लाइन का कि हम पब्लिश करना चाहते हैं, ये नहीं, कोई मतलब नहीं है। कवर लेटर में 4 चीजें जरूर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो। हाउ रिसर्च वर्क इज नोबल एंड व्हाट इज द न्यू इन द रिसर्च। आप अपने कवर लेटर में ये चीज जरूर लिखेंगे जो है कि हम ये नया क्या क्यों है, क्या इसमें नोवेल्टी है। क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं लिखा, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक लाइन पढ़ेंगे। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप पब्लिश करने जाए जो है, पेपर सबमिट करें जो है, कवर लेटर बहुत बढ़िया से बनाएं। उसमें 3-4 चीजें होनी चाहिए कि क्या नया है, जो दूसरे पेपर लोगों ने पब्लिश किए हैं जो है उनसे हमने नया क्या किया है। इसके अलावा क्या है, वर्क इज फिट आर इन द स्कोप ऑफ जर्नल, ये चीज जरूर लिखें कि यहाँ क्योंकि ये आपके जर्नल में हमारा कैसे हमारा जो पेपर है फिट हो रहा है। और इसके अलावा व्हाई दिस वर्क शुड बी पब्लिश्ड इन जर्नल एंड मेन आउटपुट ऑफ रिसर्च, ये 4 चीज जरूर लिखें कि जो है उसका मेन आउटपुट क्या है, ये नया क्यों है, नोवेल्टीज में कैसे है जो है, और ये क्यों पब्लिश होना चाहिए। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो कि आपकी जो रीडरशिप है उसके लिए बेनिफिट होगा। रीसबमिट करिए या तो कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते, ठीक है। हाँ, एक भी इंपॉर्टेंट है, एक इसमें भी थोड़ा सा 2 मिनट चाहिए आपको जो है। अगर आप जो रिस्पांस रिव्यूअर को कर रहे हैं जो है तो बड़ी पोलाइटली करें, ठीक है। कई बार आप जो है उसके कमेंट से एग्री होते हैं, कई बार नहीं एग्री होते हैं। एग्री होते हैं तो उसको बड़े अच्छे से लिखिए कि आई एग्री विद द रिव्यूअर एंड सजेशन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट। ये वर्डिंग इस टाइप की होनी चाहिए जो है कि भाई हम आपके बात से सहमत हैं। अगर सहमत नहीं है जो है तो बड़ी पोलाइटली उनको बताइए जो कि क्यों नहीं सहमत है। मतलब ऐसे इस टाइप से ना लिखिए जो है कि आपको बहुत आता है जो, क्योंकि वो अधिकार में होता है और तुरंत रिजेक्ट मार देगा है ना। तो ये चीज भी थोड़ी सी अच्छे से लेकर, जो रिवीजन लेटर जो होता है, जो रिस्पांस रिव्यूअर जो है, ये भी बड़े ध्यान से अच्छे से बनाना होता है। अगर इसके बाद पेपर पब्लिश एक्सेप्ट हो जाता है तो आथर प्रूफ आता है जो है। आथर प्रूफ भी बहुत ध्यान से देखना होता है जो है कि कहीं कोई मिस्टेक ग्रामर या इस टाइप से नहीं रह गई हो। और फाइनली जो है, जैसे मान लीजिए कोई स्पेलिंग में इस तरह की मिस्टेक है जो है तो आप जो है कर सकते हैं जो है। कई बार वो सजेस्ट भी करते हैं जो, कई बार होता है टाइपिंग वगैरह मिस्टेक रहती है जो है तो वो खुद पकड़ लेते हैं जो है। कई बार वो नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर एक बार ध्यान से देख के जो है इसको प्रूफ को सबमिट करेंगे जो है। और फिर फाइनली जो है उसमें आता है जो है पब्लिकेशन में।